दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रविंद्र प्रताप। एग्ज़ाम इजी में आपका स्वागत है। तो हम लोग स्टार्ट किए थे 20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज। चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। ये पृथ्वी पर विद्यमान सभी ज्वालामुखी में विशालतम है। ये ज्वालामुखी अधिकांशतः बेसाल्ट से बने होते हैं और इसलिए तीव्र ढाल वाले नहीं होते हैं। पारंपरिक रूप से इनकी विशेषता कम विस्फोटकता होती है। मतलब इनकी विशेषता क्या होती है? कम विस्फोटकता होती है। यहाँ देखना क्वेश्चन को। लेकिन यदि किसी प्रकार जल निकास नलिका में, मतलब जल निकास नलिका में प्रवेश कर जाता है तो ज्वालामुखी विस्फोट हो जाते हैं। मतलब जल निकास नलिका में जब प्रवेश करते हैं तो ज्वालामुखी विस्फोट अत्यधिक विस्फोट हो जाता है। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी को संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन ए काल्डेरा। अगर काल्डेरा की बात कर लेते हैं तो काल्डेरा ये मतलब कि सरफेस पे ही अत्यधिक विस्फोटकता के साथ बाहर निकलता है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत होता है। ऑप्शन बी देखते हैं, भूमध्य सागरी कटक ज्वालामुखी। अब भूमध्य सागरी कटक ज्वालामुखी का फार्म कहाँ होता है? ये भूमध्य सागर में ही होता है। भूमध्य सागर में मतलब कुछ इस टाइप का होता है। ठीक, ये ऑलरेडी भूमध्य सागर में पानी में निकलते हैं तो ये पानी के साथ ही विस्फोट कर जाते हैं। ठीक, इनकी विस्फोटकता ऑलरेडी ज़्यादा होती है, इसलिए इसका कोई मतलब है नहीं कि इनकी कम विस्फोटकता होती है, पानी के साथ निकलने के बाद ये अत्यधिक विस्फोट कर जाएंगे, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब मिश्रित ज्वालामुखी की बात कर लेते हैं। मिश्रित ज्वालामुखी जो करेक्टर होता है दोस्तों, इधर देखते हैं। ठीक, मिश्रित मतलब ज्वालामुखी अत्यधिक चिपचिपा होते हैं। ये जो मतलब निकास नलिका के आसपास ही जमा करना शुरू कर देते हैं। ये इस प्रकार की शंकु स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं कि जैसे लगता है ये मिश्रित ज्वालामुखी हैं, ये ऑलरेडी विस्फोट के साथ बाहर निकलते ही हैं, इसलिए ये ऑप्शन डी भी गलत हुआ। अब शील्ड ज्वालामुखी एक कम विस्फोटक होती है। ठीक, ये मतलब कि सरफेस पे कम विस्फोटकता शो करती है, लेकिन ये जब किसी भी जल निकास नलिका में एंट्री करती है तो ये अत्यधिक विस्फोटक हो जाती है। इस हिसाब से कौन सा आंसर सही हुआ? ऑप्शन सी सही हुआ क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन। ठीक, इसमें क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा कारक भूकंप को प्रेरित कर सकता है? मतलब कौन सा कारक भूकंप की उत्पत्ति का कारण बनता है? पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? भ्रंश तल के किनारे विवर्तन की प्लेट का फिसलना। मान लीजिए अब भ्रंश तल देखते हैं कैसे फॉर्म होता है। ठीक, एक आपका ए प्लेट रहा है। ठीक, एक आपका ए प्लेट रहा है। ठीक, अब एक प्लेट इधर जा रही मूव कर रही है, दूसरी प्लेट ये मूव कर रही है। ठीक, एक दूसरे से यहाँ घर्षण होगा। यहाँ पे जब यहाँ पे घर्षण होगा तो कंपन होगा, नो डाउट भूकंप की उत्पत्ति होगी। पहला स्टेटमेंट सही हुआ है। दूसरा है भूमिगत खानों की छतों का ढहना। जब हम किसी माइनिंग कार्य करते हैं, ठीक, जो माइनिंग के अंदर छत पाए जाते हैं, अगर उनके ढह जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो हलचल तो होगा। जब हलचल होगा नो डाउट भूकंप की थोड़ा बहुत तो क्रियाएँ देखी ही जाएंगी। दूसरा स्टेटमेंट सही होता है। आइए तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक, अब जब ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होता है? मान लीजिए सपोज एक प्लेट ये रहा, एक प्लेट आपका ये रहा और दूसरा प्लेट आपका इधर रहा ये जब एस्थेनोस्फीयर में जाएंगी तो ये एस्थेनोस्फीयर में गलेंगी तो ऑलरेडी ये प्लेट पे ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगी। जब ये कन्वेक्शनल करंट के रूप में जब ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगी तो ये ऑलरेडी प्लेटों पे दबाव अत्यधिक प्रेशर क्रिएट करेंगी, जिसमें प्लेटों थोड़ा बहुत कंपन होगा, जिस कारण से भूकंप की क्रियाएं होंगी। इसलिए आप स्टेटमेंट थर्ड भी सही है। आइए फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट सुनामी। अगर दोस्तों हम सुनामी की बात कर लेते हैं तो क्या सुनामी के कारण भूकंप आता है? ठीक, कि भूकंप जो है सुनामी का कारण होता है। तो जहाँ पे भूकंप क्रियाएं ही सुनामी को जन्म देती हैं, जिस हिसाब से ये ऑप्शन फोर्थ गलत हुआ है। मतलब भूकंप सुनामी का उत्पत्ति का कारण है, नॉट सुनामी भूकंप की उत्पत्ति का कारण है। ठीक, इस हिसाब से ऑप्शन 1 सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है। तो आंसर इसका कौन सा बनता है? ए ऑप्शन बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है बालू के टीबे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मतलब जो बालू का टीबा होता है जो शुष्क मरुस्थल में फॉर्म होता है उसके बारे में पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला बोल रहा है बरखान परवलयिक आकार के टीबे हैं जिनकी भुजा पवन की दिशा में होती हैं। तो पहले हम बरखान परवलयिक टीबे की स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों कुछ इस टाइप का होता है, परवलयाकार इस टाइप का। सॉरी, इसका जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये इस टाइप का है, ये परवलयाकार ये।
ठीक। हवाएं इधर से बहती हैं, जो इसकी भुजाएं हैं ऑलरेडी ये अपोजिट डायरेक्शन में है हवा के, हवा तो इस डायरेक्शन से चल रही है। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हुआ, क्या भुजाएं पवन की दिशा में हैं? बिल्कुल नहीं है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। स्टेटमेंट पहला गलत होता है। दूसरा ये बोल रहे हैं सीफ के बारे में। सीफ क्या होता है? सीफ एक भुजा वाले बरखान होते हैं जो पवन की दिशा परिवर्तित होने पर निर्मित होते हैं। अब देखिए, आपने बरखान देखा, ये बरखान, ये आपका स्ट्रक्चर आप फॉर्म किया, एक कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। अगर एक इसकी भुजा को हम यहाँ से काट के हटा देते हैं, ठीक, यहाँ से हटा दिए तो ये कुछ सीफ स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। अब देखिए हवाएं इस टाइप का, ये इस डायरेक्शन में की, नो डाउट इससे कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा? तो ये आपका बरखान स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ठीक। अगर इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाए तो इसकी एक भुजा हट सकती है। वो कब हटेगी? जब हवा का डायरेक्शन उल्टा होगा, ठीक। इसीलिए इसमें क्या बोल रहा है, दिशा परिवर्तन से निर्मित होती है। मतलब जो सीफ स्ट्रक्चर को फॉर्म होता है ये पवन की दिशा परिवर्तन होने से निर्मित होती है। ये तो स्टेटमेंट सही हुआ, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट बोला, जब रेत की आपूर्ति कम होती है और पवन की दिशा स्थिर होती है तो अनुदैर्घ्य टिब्बों का निर्माण होता है। अब हम अनुदैर्घ्य टिब्बा की बात कर लेते हैं। तो अनुदैर्घ्य टिब्बा कैसा, अब स्ट्रक्चर उसका देखते हैं। देखिए दोस्तों, अनुदैर्घ्य टिब्बा कुछ इस टाइप का होता है। ये अनुदैर्घ्य टिब्बा रहा, ठीक। ये अनुदैर्घ्य टिब्बा कब फॉर्म होगा? जब हवा धीरे धीरे बहेंगी, ठीक। अब बहुत ज़्यादा वो रेत का फॉर्म नहीं करेंगे, मतलब अपरदन तो करेंगे लेकिन हल्का अपरदन करेंगे। इसलिए कहा है जब रेत की आपूर्ति कम हो और पवन की दिशा स्थिर हो तो ये अनुदैर्घ्य टिब्बा का निर्माण होता है। बिल्कुल सही है, निर्माण होता है, ठीक। इसलिए स्टेटमेंट 2 सही है और तीसरा सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। मतलब कि ये जो नदियाँ दी हैं इसके बारे में पूछ रहा है। पहला गंगा, सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। उपयुक्त नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? मतलब इसका जल ग्रहण क्षेत्र पूछ रहा है, इसको आरोही क्रम में सजाने को। अगर हम गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो इसका लगभग होता है 86,000 किलोमीटर के आसपास होता है। ये राउंड फिगर में आपको बता रहे हैं। और दूसरा, अगर सिंधु नदी की हम बात कर लेते हैं, जलग्रहण क्षेत्र की बात कर लेते हैं, तो इसका 32,000 किलोमीटर के आसपास जलग्रहण क्षेत्र होता है, ये जान लीजिए। अब गोदावरी की नदी की बात कर लेते हैं तो इसका जो जलग्रहण क्षेत्र होता है ये 31,000 के आसपास होता है, 31,000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक, ये होता है। अब ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लेते हैं, इसका जो जलग्रहण क्षेत्र होता है 19,000 किलोमीटर के आसपास होता है, 19,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास होता है। इसलिए ऑप्शन कौन हुआ? नंबर 1 ब्रह्मपुत्र, नंबर 1 ब्रह्मपुत्र, नंबर 2 गोदावरी, नंबर 3 सिंधु, नंबर 4 गंगा नदी। इस हिसाब से ऑप्शन क्या हुआ? 1 हुआ सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के भूगर्भ के संबंध में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है? मतलब इसमें डायरेक्ट स्रोत पूछ रहा है। अब हम पृथ्वी के भूगर्भ की जानकारी के लिए हमें क्या, हम जब उसके मतलब कि उसके रासायनिक तत्वों का एनालिसिस करेंगे, रासायनिक तत्व हमें कैसे मिलेंगे? या तो हमें कोई ज्वालामुखी क्रियाएं हों या तो हम माइनिंग या खनन करें, ठीक। लेकिन इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रहा है वो हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं पहले। मतलब ज्वालामुखी विस्फोट। तो दोस्तों क्या ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तो यहाँ से आपकी पृथ्वी के अंदर से डिफरेंट प्रकार के सेडिमेंट बाहर आते हैं, इसके रासायनिक अध्ययन से हम भूगर्भ की संरचना की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, बिल्कुल प्राप्त कर लेते हैं। बाकी जो उल्का होती है, ये भूकंप होता है, ये अप्रत्यक्ष स्रोत हैं जानकारी के, ये डायरेक्ट स्रोत नहीं है। डायरेक्ट स्रोत तो केवल ज्वालामुखी है, बाकी ये दोनों अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, ठीक। इस हिसाब से ऑप्शन कौन बन रहा है आपका? ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन, पृथ्वी निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? जलवायु कारक अपक्षय की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु मतलब जलवायविक मतलब जल धन वायु, जल और वायु क्या कारक जो होता है, ये सरफेस रहा आपका, क्या ये अपक्षय को प्रभावित करते हैं? बिल्कुल प्रभावित करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ये जो वनस्पतियाँ जो सड़ती और गलती हैं, वो जो प्राणी जात जो सड़ती और गलती हैं, उसमें क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही भाग लेते हैं ना, जो ह्यूमस का निर्माण करते हैं, ये भी प्रभावित करते हैं,
मिट्टी को। दूसरा है, तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, जनक शैल मृदा की संरचना और पारगम्यता को निर्धारित करती हैं। मतलब पैरेंटल राख से ही हम इसे, मतलब ये पैरेंटल जो राख होता है इसी से जो सॉइल का निर्माण होता है उसके रासायनिक स्ट्रक्चर का हम ज्ञात कर देते हैं, ठीक। और जो पारगम्यता की बात कर लेते हैं, मतलब परमेबिलिटी, परमेबिलिटी जितना सॉफ्ट राख होगा उसकी परमेबिलिटी उतना ज़्यादा होगी, जितना हार्ड राख होगा, ठीक, उतनी परमेबिलिटी उतना कम होगी। अब ये सॉफ्ट राख और हार्ड राख की हम जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे, इसके पैरेंटल राख के बारे में, पैरेंटल राख से, ठीक। इस हिसाब से स्टेटमेंट क्या हुआ, थर्ड भी सही है। इसका आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। चलिए, और उपयुक्त सहायक नदियों को दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर। चलिए हम उत्तर से दक्षिण पढ़ते हैं, तो अगर हम उत्तर से दक्षिण जान जाएंगे तो दक्षिण से उत्तर भी जान जाएंगे। पहला क्या बोला है, झेलम नदी। अब देखिए, ये आपका इंडिया का स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, ठीक, कुछ ओरल डायग्राम बना के चलते हैं। ये देखिए आपका रहा है ओरल डायग्राम। ये रहा आपका, ये आपका झेलम नदी है, ठीक। यहीं पे आपका चिनाव नदी होती है, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, रावी, ब्यास, सतलज नदी, ये आपका रहा है सतलज नदी। मतलब झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज नदी। अब क्या पूछ रहा है, मतलब आपका पूछ रहा है यहाँ पे, मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ चल रहा है, तो सतलज नदी सबसे दक्षिण में होती है, तो नंबर सतलज नदी शो कर लीजिए। सतलज नदी किस पे है आपका, सतलज नदी 2 पे है, ठीक, ये 2। और उसके बाद सतलज के बाद क्या होता है, आपका ब्यास नदी है। ब्यास किस पे है, 4 पे है, 2 4, मतलब 2 आपको मिल गया। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन बन गया, बी ऑप्शन बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहा है 28 क्या बोल रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गुरुत्वाकर्षण विसंगति, मतलब कि ग्रेविटेशनल में विसंगति शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। मतलब ग्रेविटेशनल ब्रेक के बारे में पूछ रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल एनोमली पूछ रहा है, किस कारण होती है। अब देखिए, यह पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, यह पृथ्वी की सतह पर शून्य गुरुत्वाकर्षण मान वाले क्षेत्रों को संदर्भित करता है। शून्य गुरुत्वाकर्षण मान वाले क्षेत्रों को, क्या ये मतलब ग्रेविटेशनल एनोमली शो करता है शून्य मान वाले गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, बिल्कुल नहीं शो करता है, ठीक। मतलब एनोमली होना चाहिए, मतलब कुछ परिवर्तन होना चाहिए, कुछ इसमें चेंजिंग होनी चाहिए, हाँ। मतलब कि एक जैसे एनोमली क्या होता है, कुछ बड़ा कुछ छोटा है, या तो कुछ ज़्यादा अच्छा कुछ ज़्यादा बुरा, ये तो एनोमली होता है। एकदम तो शून्य तो होता नहीं है। इस हिसाब से ऑप्शन ये गलत हुआ है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट बोला है, यदि पृथ्वी के केंद्र के निकट जाने पर गुरुत्वाकर्षण के घटने मान को संदर्भित करता है। मतलब ये कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में नहीं बोला, मतलब एनोमली पूछ रहा है, ठीक। ये भी ऑप्शन गलत हुआ है। और सी वाला, पृथ्वी के केंद्र के निकट जाने पर गुरुत्वाकर्षण बढ़ने के मान को संदर्भित करता है, ये कोई मान संदर्भित नहीं करता है। मतलब यार, मतलब एनोमली मतलब कि मतलब कुछ बड़ा या कुछ छोटा या कुछ अच्छा या कुछ बुरा है, मतलब एक तुलनात्मक होता है, ये एनोमली होता है। मतलब इसके कंपैरिजन में ये अच्छा है या बुरा है, या इसके कंपैरिजन ये छोटा है या बड़ा है, ये एनोमली का मतलब होता है। तो इस हिसाब से ये भी नहीं होता है, मतलब कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी बात नहीं होती है, ठीक। आइए ऑप्शन चौथा देखते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण को प्रक्षेपित मान और गुरुत्वाकर्षण के अपेक्षित मान के मध्य अंतर संदर्भित करता है। ये दोस्तों एकदम सही स्टेटमेंट है ये। मतलब प्रक्षेपित मान, जितना अप्रक्षेपित मान था और जितना अपेक्षित मान में जो अंतर होता है उसी को एनोमली बोला जाता है। यही ग्रेविटेशनल एनोमली है। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर हुआ, डी हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षोमंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है। अब अगर क्षोमंडल की बात करते, ये रहा आपका ट्रोपोस्फियर, ये रहा आपका स्ट्रेटोस्फियर, ये रहा आपका मेजोस्फियर, ठीक। ये रहा आपका आयनोस्फियर, ये रहा आपका एक्सोस्फियर। मतलब ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और मेजोस्फियर
ये रहा आपका आयनोस्फीयर। ठीक, अब इसमें क्या बोल रहा है कि क्षोभमंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है। क्या दोस्तों मतलब कि क्षोभमंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है? बताइए जल्दी कमेंट करके। हाँ बिल्कुल होती है। ये क्षोभमंडल, ये जो आपका रहा भूमध्य रेखा, एक सेकेंड, ये रहा आपका अर्थ, ये भूमध्य रेखा। ठीक, इसका क्षोभमंडल पे भूमध्य रेखा की मोटाई अधिक है, जिससे पोलर रीजन पे इसका भूमध्य रेखा की मोटाई कम होती है। ठीक, अब इसके बाद रहा है दूसरा स्टेटमेंट, देखते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा पर वायु का तापमान पृथ्वी की तुलना में कम होती है। मतलब भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा पर वायु का तापमान ध्रुवों की तुलना में कम होती है। ये देखिए आपको भूमध्य रेखा रहा है इक्वेटर से। जैसे इक्वेटर से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता चला जाता है। तो ये मतलब क्षोभ सीमा तक पहुँचते पहुँचते इसका टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि वो पोलर रीजन से भी ज़्यादा कम हो जाता है। ये इसमें ऐसा करेक्टर देखा गया है, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। ठीक, मतलब कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है। आइए तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि सही है गलत है। मध्यमंडल की ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में बढ़ता है। मतलब मध्यमंडल, आइए पहले समझते हैं क्या है। ये रहा आपका ट्रोपोस्फियर, ये रहा आपका स्ट्रेटोस्फियर, ये रहा आपका मेसोस्फियर। ठीक, अब इसमें क्या बोल रहा है कि मध्यमंडल की ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान बढ़ता है। तो जो दोस्तों इसका करेक्टर है, जैसे ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर घटता चला जाता है, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करता है। क्यों करता है? क्योंकि ओजोन ये जब टूटता है तो उष्मा रिलीज करता है, जिस कारण से स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन फिर मेसोस्फियर में टेम्परेचर घटना शुरू कर देता है। मतलब यहाँ पे ओजोन के टूटने से जो ऊष्माक्षेपी होता है, मतलब एक ओजोन जो रिएक्शन होता है ऊष्माक्षेपी होता है, जिस कारण से स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर तो बढ़ता है, लेकिन फिर मेसोस्फियर में जाकर टेम्परेचर घटना शुरू कर देता है। इस हिसाब से ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट 3 गलत है। मतलब इसका क्या सही है? पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये स्थलाकृति के बारे में पूछ रहा है। तो मतलब कि किसी भी शुष्क क्षेत्र में, मरुस्थल में जो स्थलाकृतियाँ फॉर्म होती हैं उसी के बारे में पूछ रहा है। तो ये पेडी प्लेन के बारे में पूछ रहा है। ये पेडी प्लेन किससे निर्मित होता है? तो जो दोस्तों जो पेडी प्लेन निर्मित होता है, ये जलवायु क्रिया के द्वारा निर्मित होता है। मतलब जलवायु क्रिया के द्वारा निर्मित होता है, जलधाराओं की क्रिया के कारण। और जो मतलब कि जलधाराओं के कारण निर्मित होता है, इसलिए ऑप्शन ये हिमनद के कारण नहीं होता, ये गलत है। डोलाइन किससे निर्मित होता है? डोलाइन भूजल के कारण ये निर्मित स्थल होता है। ठीक, और पेनी प्लेन मतलब पेनी प्लेन भी जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ये जलधाराओं के कारण ही होता है। ठीक, ना कि पवन के कारण होता है। इस हिसाब से इसका आंसर कौन सा बनेगा दोस्तों? तो इसका आंसर सी बन जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है। चलिए आइए देखते हैं। हिंद महासागर में ग्रीष्मकाल और शीतकाल के मध्य महासागरीय धाराओं की दिशा में पूर्ण परिवर्तन क्यों होता है? मतलब हिंद महासागर में ग्रीष्मकाल और शीतकाल के मध्य महासागरीय धाराओं की दिशा में पूर्ण परिवर्तन क्यों होता है? तो इसमें ऑप्शन 1 देख रहा है। ठीक, अब पहले हम इंडिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं हल्का सा ओरल डायग्राम। इससे ज़्यादा समझ में आएगा। ये रहा आपका भूमध्य रेखा। ये मान के चलिए आपका ये है टॉपिक आपका आंसर, मतलब कर्क रेखा। ठीक, इसके नीचे है आपका मकर रेखा। ठीक, ये रहा आपका भूमध्य रेखा, मतलब 0 डिग्री। अब इसमें बोल रहा है ये आपका हिंद महासागर का ही स्ट्रक्चर है। ये सारा कह रहा है हिंद महासागर। ठीक, ये आपका हिंद महासागर का स्ट्रक्चर रहा है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि हिंद महासागर में ग्रीष्मकाल और शीतकाल के मध्य महासागरीय धाराओं की दिशा में पूर्ण परिवर्तन क्यों होता है? मतलब कि जो महासागरीय धाराएं जो यहाँ पे चलती हैं, महासागरीय धाराएं, उसमें परिवर्तन क्यों होता है हिंद महासागर में? पहला ऑप्शन दे रहा है
हिंद महासागर में करियोलिस बल अपेक्षाकृत प्रबल होती है। तो करियोलिस बल के कारण पवन की दिशा में परिवर्तन होती है। जब करियोलिस बल के कारण जब हवाएं मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में मतलब जाती हैं तो वो अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं, लेकिन वही जब दक्षिणी गोलार्ध में जाती हैं तो अपने बाएं तरफ टर्न कर लेती हैं। तो इसके कारण तो ऐसे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो इस हिसाब से पहला स्टेटमेंट गलत रहा है। ठीक, आइए हम दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। दूसरा है पवन की दिशा में पूर्ण व्युत्क्रमण हो जाता है, मतलब पवन की दिशा में पूर्ण व्युत्क्रमण। ठीक, अब देखिए अगर सूर्य इस पे लंबवत रहेगा तो RTCZ यहाँ पे रहेगा। जब यहाँ सूर्य लंबवत रहेगा तो यहाँ पे ऊष्मा बहुत ज़्यादा होगी। जब ऊष्मा बहुत ज़्यादा होगी तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। जब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो हवाएं मतलब कि दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं इस डायरेक्शन में चलेंगी। ठीक, इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे मतलब सूर्य यहाँ पे है, यहाँ पे ठंड है, यहाँ पे ठंड है मतलब हाई प्रेशर से हवाएं किधर चलेंगी? लो प्रेशर की तरफ। ठीक, ऑलरेडी अब धाराएं किस तरफ चल रही हैं? तो नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूरब की तरफ। ठीक, अगर सूर्य यहाँ पे है मकर रेखा पे, मकर रेखा की बात कर लेते हैं। अगर मकर रेखा पे है तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। जब लो प्रेशर होगा यही जो उत्तर पूर्वी धाराएं हैं कुछ इस साइड चलेंगी। ठीक, और जब ये भूमध्य रेखा को पार करेंगी ये दक्षिण पूर्व की तरफ मुड़ जाएंगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाएंगी। ठीक, मतलब कि देखिए 6 महीने सूर्य तो इस पे चमकता है आपका कर्क रेखा पे, उसके बाद सूर्य मकर रेखा पे। जब कर्क रेखा पे जाएगा तो हवाएं इधर से इधर जाएंगी, मतलब कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाएंगी। लेकिन जब सूर्य कर्क रेखा पे उत्तर पूर्व से हवाएं दक्षिण पश्चिम की तरफ चलेंगी। जब हवाएं दक्षिण पश्चिम से मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम चलेंगी तो धाराएं भी इसी डायरेक्शन में चलने लगती हैं। अगर हवाएं मतलब कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की चलें तो धाराएं भी इधर चलने लगती हैं। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर सही हुआ? ऑप्शन बी सही हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसून विच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब इसमें मानसून ब्रेक के बारे में बताना है हमें। तो अब देखिए पहला स्टेटमेंट जो बोला है यह एक दशक में सर्वाधिक कमज़ोर मानसून वर्षा को संदर्भित करता है। तो जो मानसून ब्रेक होता है वो एक सप्ताह से अधिक अगर इसमें किसी प्रकार का विसंगति देखा गया उसी को कहते हैं मानसून विच्छेद। ठीक, मतलब सर्वाधिक कमज़ोर मानसून एक सप्ताह के अंदर देखा गया उसी को मानसून विच्छेद कहते हैं। ठीक, नॉट ए डिकेड मतलब दशक की नहीं, एक वीक से अधिक, बस इतना होता है। ठीक, इस हिसाब से ऑप्शन 1 मतलब स्टेटमेंट 1 गलत हुआ। दूसरा क्या बोल रहे हैं? उत्तर भारत में RTCZ में वर्षा लाने वाले तूफानों की कमी के कारण होता है। यह उत्तर भारत में RTCZ में वर्षा लाने वाले तूफानों के कमी के कारण होता है। अब देखिए मतलब उत्तर भारत में RTCZ के कारण तूफान कैसे आते हैं देखते हैं, आपको दिखा देते हैं हम। एक सेकंड, कुछ इस तरह देखिए, ये रहा आपका ये आपका रहा इंडिया। ठीक, ये रहा आपका कर्क रेखा। ठीक, जब एक सूर्य जब इस पे होगा, ठीक कर्क रेखा पे होगा तो यहाँ हाई टेम्परेचर होगा। जब हाई टेम्परेचर होगा तो यहाँ लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा। ठीक, और यहाँ पे ये थर्ड डिजिट होता है। जब थर्ड डिजिट यहाँ पे फॉर्मेशन होगा तो ये अत्यधिक गर्म होगा, तो यहाँ से कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठेंगी। जब कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठेंगी तो यहाँ पे हवाएं यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। अगर ये लो प्रेशर जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो इसके भरने के लिए दक्षिण पश्चिम से हवाएं आएंगी, दक्षिण पश्चिम से। अगर एक किसी कारणवश ये मतलब यहाँ पे जो हवाएं ऊपर उठ रही हैं, ठीक, ये हवा को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहा है तो नो डाउट इसके मानसून पे इफेक्ट डालेगा, नहीं डालेगा? बिल्कुल डालेगा। अगर डालेगा, इफेक्ट डालेगा। अगर इसमें किसी प्रकार की विसंगति होती है तो मानसून ब्रेक होगा, बिल्कुल होगा, ब्रेक होगा। ठीक, अब इसीलिए ये बोल रहा है कि उत्तर भारत में RTCZ में वर्षा वाले तूफानों की कमी के कारण होता है मानसून ब्रेक, तो बिल्कुल होता है। इस हिसाब से ऑप्शन कौन बन रहा है आपका? बी बन रहा है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला है, कार्स्ट स्थलाकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब कार्स्ट स्थलाकृति में कौन सा कथन सही है। पहले हम बात कर लेते हैं कार्स्ट स्थलाकृति कैसा होता है, कैसा फॉर्म किया जाता है। दोस्तों मान लेते हैं ये आपका अर्थ का सरफेस रहा है, ये अर्थ का सरफेस, ठीक। यहाँ पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर जो आपको दिखता है, जो कैसे फॉर्म होता है, एक जो धरती के अंदर पाए जाने वाले कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक। जब ये पानी के साथ ये चूना, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, चूना, जब ये पानी के साथ मतलब पानी के साथ चूना घुलने लगता है तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, एक कास्ट स्थलाकृतियाँ। लेकिन ये स्थलाकृतियाँ सबसे पहले कहाँ दिखी, तो यूगोस्लाविया और एड्रियाटिक सागर में देखी गई थी, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। यह घोलीकरण और क्षेपण की प्रक्रियाओं के माध्यम से भूजल क्रियाओं का परिणाम होता है। तो अभी आप देखें भूजल क्रियाओं के परिणाम होता है, ठीक है। चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। यह चूना पत्थर वाले क्षेत्रों की एक प्रमुख विशेषता होती है। तो क्या ये चूना पत्थर वाले क्षेत्रों की एक प्रमुख विशेषता है? बिल्कुल विशेषता है। इस हिसाब से ऑप्शन कौन बन रहा है? सी बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 34 है, ठीक। इसमें क्या बोल रहा है देखते हैं। इसमें बोल रहा है ज्वालामुखी उद्गार के दौरान उत्सर्जित होने वाले कणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब ज्वालामुखी के दौरान कौन कौन से क्या क्या क्रियाएं होती हैं। पहला स्टेटमेंट है, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान पृथ्वी की सतह पे जो ब्लैक स्नो के रूप में गिरने वाली अति सूक्ष्म कण की ज्वालाखंडाश्मि मतलब पायरोक्लास्ट कहा जाता है, जो अति सूक्ष्म कण होता है। पहली बात दोस्तों समझ क्वेश्चन को समझ स्टेटमेंट को समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये सपोज आपका ये ज्वालामुखी क्रिया है, ठीक। यहाँ से आपका ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही हैं, तो इसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक, जो छोटे छोटे ब्लैक स्नो होते हैं, ये बहुत मतलब ऊंचाई तक उड़ते हैं। जब ऊंचाई तक उड़ने के बाद ये जो जितना ज़्यादा जाएगा उतने ज़्यादा दूरी पे डिस्पर्स कर जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं, ठीक। और ये अति सूक्ष्म कण होते हैं, नाट ये बड़े सूक्ष्म मतलब बड़े कण होते हैं, ठीक। मतलब ये जो सूक्ष्म कण होते हैं जो ब्लैक स्नो के रूप में गिरने वाले अति सूक्ष्म कण को मतलब सूक्ष्म कण को ये पायरोक्लास्ट कहा जाता है। जो सर दोस्तों जो सूक्ष्म कण होते हैं उन्हें पायरोक्लास्ट नहीं कहते। पायरोक्लास्ट ये सूक्ष्म कणों का समूह होता है। जो पायरोक्लास्ट होता है ये सूक्ष्म कणों का एक समूह होता है जब ये बड़ा आकार बना लेता है। इस हिसाब से स्टेटमेंट पहला क्या होगा? पहला गलत है। और दूसरा क्या है? ज्वालामुखी उद्गार के दौरान प्यूमिस और ज्वालामुखी बम सहित बड़े खंडित शैलों को ज्वालामुखी धूल कहा जाता है। हाँ, तो ये जो मतलब कि ज्वालामुखी बम और ये प्यूमिस होते हैं, ये बड़े खंडित शैल होते हैं, ठीक। ये ज्वालामुखी धूल नहीं होते हैं, ये बड़े बड़े सेडिमेंट राख होते हैं, ठीक। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है गलत है? ये गलत है। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों 35 में क्या बोल रहा है? 35 में आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के पूर्वी तट पर निम्न अवसादी तट है जबकि पश्चिमी तट पर उच्च चट्टानी तट है। अब देखते हैं भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट हैं। ये आपका रहा है इंडिया का कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। ये आपका रहा ईस्टर्न कोस्ट मतलब पूर्वी तट, ये रहा आपका पश्चिमी तट। अब इसमें बोला है भारत का पूर्वी तट निम्न अवसादी तट है जबकि पश्चिमी तट एक उच्च चट्टानी तट है, ठीक। ये आपका पश्चिमी तट जो है एक उच्च चट्टानी तट, नो डाउट ये पूरा प्रायद्वीप भारत एक चट्टानों से निर्मित था, ठीक। अब जो ये है तट है पश्चिमी तट, ये एक चट्टानी तट है, लेकिन यहाँ से नदियाँ धीरे धीरे यहाँ से सेडिमेंट को ले जाके अपने पूर्वी तट पे जमा कर देती हैं। जब ये नदियों द्वारा, जैसे ये गोदावरी रहा है, कृष्णा रहा है, कावेरी नदी रही, ठीक, जब ये जाके पूर्वी तट पे ये निक्षेप करती हैं तो यहाँ जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो निक्षेपित तट होता है, मतलब अवसादित तट होता है। तो मतलब पश्चिमी तट तो एक चट्टानी तट है, लेकिन नदियों द्वारा यहाँ से जो सेडिमेंट जो राख मतलब छोटे छोटे कण ले जाके
पूर्वी तट पे जमा करते हैं तो पूर्वी तट पे निक्षेप तट का फॉर्मेशन तो होगा ही। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट पहला क्या है, स्टेटमेंट पहला सही है। दूसरा क्या बोला है, दूसरा दोस्तों बोल रहा है भारत में पूर्वी तट पर अपरदनात्मक स्थल रूपों जबकि पश्चिमी तट पर निक्षेपणात्मक स्थल रूपों की प्रमुखता होती है। अब इसमें समझिए पहले इस क्वेश्चन को, मतलब इसमें बोल रहा है कि पूर्वी तट पे अपारदनात्मक स्थल रूपों, अभी हम बताए हैं ना, ये मतलब कि पूर्वी तट पे अपारदन नहीं हो रहा है, ये पश्चिमी तट से यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ ये जो पश्चिमी तट से यहाँ पे इसको काट काट के ले जाके यहाँ जमा करती हैं, लेकिन पश्चिम ले जाके यहाँ पे जमा करती हैं पूर्वी तट पे, अभी मैं आगे बताया हूँ। ठीक, अब इसको क्या इसको निक्षेपात्मक कहा जाता है, लेकिन क्या ये अपारदनात्मक है? बिल्कुल है। इस हिसाब से आंसर क्या बनेगा 35 का आपका आंसर बन जाए। ये बोल रहा है भारत के पूर्वी तट पर अपरदनात्मक, क्या पूर्वी तट पर अपर्दन हो रहा है? अपर्दन नहीं हो रहा है, ये निक्षेपण हो रहा है दोस्तों, बस यही समझना स्टेटमेंट को। और जबकि पश्चिमी तट पर निक्षेपात्मक जस्ट उल्टा बोल दिया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ, पहला स्टेटमेंट सही है। इस हिसाब से आंसर इसका क्या हुआ, ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझते हैं। रिएक्टर और मार्केली स्केल के मध्य विद्यमान अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक आपका रिएक्टर स्केल है। अब हम देखते हैं रिएक्टर स्केल। दोस्तों जो रिएक्टर स्केल होता है इससे मतलब आयाम को नापा जाता है, आयाम मतलब एनर्जी को नापा जाता है। ठीक, और जो मार्केली स्केल होता है इस पे तीव्रता नापा जाता है। ठीक, मार्केली स्केल पे क्या नापा जाता है, तीव्रता को नापा जाता है। और जो तीव्रता होती है दोस्तों इसका एक मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, आप सुनेंगे 6.5, 6.4। ठीक, इसको 1 से 12 तक एक स्केल पे नापा जाता है। लेकिन जो रिएक्टर होता है, जो आयाम होता है, इसको कोई सीमा नहीं होती है। अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या क्या बोल रहा है। ठीक, जहाँ रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता का मापन करने के लिए किया जाता है, वहीं मार्केली स्केल का उपयोग भूकंप की आयाम मापने के लिए किया जाता है। ये जायज़ सी बात है, ये उल्टा कर दिया, अभी हम बताया है ना। अब दूसरा स्टेटमेंट बोलते हैं जहाँ रिएक्टर स्केल के मापन में कोई सीमा नहीं निर्धारित नहीं होती है, वहीं मार्केली स्केल के ऊपरी सीमा का निर्धारण किया गया है। क्या किया गया है, अभी मैं बताया था। ठीक, बिल्कुल किया गया है। तो इस हिसाब से इसका कौन सा आंसर सही होगा, इसका आंसर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 37। ये देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना सागरीय अधःस्थल विस्तार के सिद्धांत की व्याख्या करता है। पहला स्टेटमेंट मध्य महासागरीय कटक के शिखर के दोनों ओर समदूरस्थ चट्टानों के चुंबकीय गुणधर्म में समानता पाई जाती है। पहले इसको हम देखते हैं, पहले इसको क्वेश्चन को समझते हैं। मध्य महासागरीय कटक क्या होती है। ठीक, ये आपको ले चलते हैं हम मध्य महासागर में। ये देखिए आपका मध्य महासागर, एक प्लेट ए रहा, दूसरा प्लेट ए रहा आपका। ठीक, अब देखिए यहाँ एक कटक का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ से ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा मैग्मा बाहर निकल रहा है। ये ऑलरेडी यहाँ पे जमा हो रहा है। ठीक, ये जमा हो रहा है और ये प्लेटें यहाँ से खिसक रही हैं, तो इस डायरेक्शन में ये प्लेटें यहाँ से खिसक रही हैं, इस डायरेक्शन में यहाँ जमा, मतलब एक किसको कहते हैं संरचनात्मक प्लेट किनारा, संरचनात्मक प्लेट किनारा। ठीक, ये आपका संरचनात्मक प्लेट किनारा मतलब ये यहाँ से मैग्मा बाहर निकल रहा है, नो डाउट। ये मतलब इसकी और इसकी रासायनिक संरचना मिलेंगी नहीं, बिल्कुल मिलेंगे। तो इसमें बोल रहा है मध्य महासागरीय कटक के शिखर के दोनों ओर समदूरस्थ चट्टानों के चुंबकीय गुणधर्म में समानता पाई जाती है। अब ये तो यहाँ से सेडिमेंट सब कुछ तो नीचे से ही आ रहा है, ये दोनों साइड जमा हो रहा है, तो इसकी संरचना से मिलेंगे नहीं, चुंबकीय संरचना बिल्कुल मिलेंगे। इस हिसाब से स्टेटमेंट 1 सही होता है। आइए दूसरा स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला, महासागरीय प्रॉपर्टी की चट्टानें महाद्वीपीय शैलों की तुलना में अधिक नवीन होती हैं। अब इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। स्टेटमेंट ये रहा आपका मध्य महासागरीय कटक। ठीक, यहाँ पे आपका मध्य महासागरीय कटक बना है। ठीक, इस एक प्लेट ए। ठीक, यहाँ से लगातार मैग्मा बाहर निकल रहा है, यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। ठीक,
यहाँ ए, अब ए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है प्लेट, ए इस डायरेक्शन में, ठीक। यहाँ संरचनात्मक प्लेट किनारा है, मतलब नए नए प्लेटों का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। जब नए नए प्लेट का फॉर्मेशन होगा, ये अधिक नवीन सेल होंगे, ठीक। अब महाद्वीपीय प्लेटों के कंपेरिजन में ये नवीन होंगे नहीं, जो पहला स्टेटमेंट बोला है। महाद्वीपीय प्रॉपर्टी की चट्टानें महासागरीय प्रॉपर्टी की चट्टानें महाद्वीपीय शैलों की तुलना में अधिक नवीन है कि नहीं है? बिल्कुल है। आइए तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है मध्य महासागरीय कटक के साथ उथले केंद्र वाले भूकंप की घटना होती हैं। अब देखिए, पहले समझते हैं इसको भी। ये आपका ये महासागरीय प्लेट रहा, ये महासागरीय प्लेट रहा, ठीक। ये आपका मध्य महासागरीय कटक रहा है, ठीक। अब यहाँ से ये मैग्मा बाहर निकल रहा है, यहाँ जमा हो रहा, डिपॉजिट हो रहा है, ठीक। अब यहाँ से जब भूकंप की क्रियाएं होंगी तो यहाँ से ये प्रेशर डालेगा नहीं, प्लेट पे डालेगा, ठीक। और यहाँ पे ये जाके प्लेटें, यहाँ ये देखिए, ये प्लेटें जा रही हैं अंदर एस्थेनोस्फीयर में, यहाँ गल रही हैं, ठीक। यहाँ जब गलेंगी तो ये यहाँ पे ये प्रेशर डालेंगी तो यहाँ पे भूकंप की क्रियाएं होंगी, यहाँ पे भूकंप की क्रियाएं होंगी। ये जाके अधिक गहराई में गलेंगी, तब वहाँ से भूकंप की क्रियाएं स्टार्ट होंगी। लेकिन एक कटक जो होता है ये थोड़ा ऊपर साइड में होता है, ऊपर साइड में होने का यहाँ उथले टाइप के भूकंप पाए जाते हैं, ठीक। अब इसमें बोला मध्य महासागरीय कटक के साथ उथले केंद्र वाले भूकंप की घटना होती है मध्य महासागरीय कटक पे। तो क्या मध्य महासागरीय कटक पे उथले भूकंप की क्रियाएं होंगी? बिल्कुल होंगी, क्योंकि ये देखिए ये क्षेत्र बन रहा है, ये जाके अत्यधिक नीचे गल रही हैं, ये अत्यधिक नीचे गल रही हैं, ठीक। यहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति होगी, ये अत्यधिक गहराई में होंगी। लेकिन कटक क्या है, उसकी कंपेरिजन में कम गहराई पे निर्माण होता है, ठीक। इस हिसाब से स्टेटमेंट थर्ड भी सही है, मतलब पहला सही स्टेटमेंट, दूसरा सही है, ठीक। महासागरीय प्रॉपर्टी की चट्टानें महाद्वीपीय शैलों की तुलना में अधिक नवीन है। हाँ, बिल्कुल नवीन है। तीसरा स्टेटमेंट, इसका आंसर क्या हुआ? आंसर आपका डी बन रहा है, आपका डी बना। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा? 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन को देखते हैं। स्थल और जल भागों के विभेदी तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब स्थल और जल में जो विभेदी जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसका रीजन जानना चाहता है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है स्थल और समुद्र की विभेदी तापमान नहीं, पहला स्टेटमेंट बोला है जल भाग स्थल की तुलना में धीमी गति से गर्म या ठंडा होते हैं, ठीक। पहला स्टेटमेंट क्या बोला है? मतलब जल भाग स्थल की तुलना में धीमी गति से गर्म या ठंडा होते हैं। तो क्या दोस्तों, मतलब कि सबसे पहले क्या स्थल गर्म होता है कि जल गर्म होता है? मतलब स्थल वाला भाग गर्म होता है कि जल वाला भाग, ठीक। जल भाग स्थल मतलब कि स्थल तेज़ी से गर्म होता है और तेज़ी से ठंडा होता है, ठीक। ये स्टेटमेंट सही हुआ। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। स्थल और समुद्र के विभेदी तापमान मानसूनी पवनों की दिशा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। स्थल और समुद्र का विभेदी जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो मानसूनी पवनों की दिशा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्या उत्तरदायी होते हैं? आइए इसको समझते हैं, ठीक। ये आपका रहा दक्षिणी भाग, ठीक। ये आपका रहा भूमध्य रेखा, ये आपका रहा मकर रेखा। लेकिन अगर ये देखिए कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का बना, ये आपका रहा कर्क रेखा, ठीक। जब कर्क रेखा मतलब कर्क रेखा पे सूर्य वर्टिकल होता है तो यहाँ टेम्परेचर हाई होता है। जब टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर लो होता है। तो ये प्रेशर लो को भरने के लिए हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ फ्लो करती हैं, ठीक। जब ये मतलब कि अब इसमें करा स्थल और समुद्र, मतलब स्थल और समुद्र के विभेदी तापमान मानसून पवनों की दिशा में परिवर्तन करती हैं। क्या यहाँ जब टेम्परेचर अधिक रहा तो हवाएं इधर से मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चलेंगी? नहीं चलेंगी, बिल्कुल चली हैं। मान लीजिए अगर सूर्य मकर रेखा पे होता है, ठीक। मकर रेखा यहाँ टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो है। जब प्रेशर लो है तो उत्तर पूर्व की हवाएं दक्षिण पश्चिम आएंगी? नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी। तो यही मानसून के रिवर्स होने का कारण है कि नहीं है? है दोस्तों, बिल्कुल है। इस हिसाब से स्टेटमेंट क्या पहला सही है और दूसरा सही है। कौन सा आंसर होता है? आंसर सी होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है
तो निम्नलिखित युगों में विचार कीजिए। महासागरीय धारा और सीमावर्ती तट, जो अंगुलाज धारा है, ठीक, अंगुलाज धारा कहाँ बहती है, ये देखिए, ये इंडियन रहा, ठीक, कुछ इस टाइप का। ये अफ्रीका रहा है आपका, अफ्रीका क्षेत्र, ठीक। अब आइए बात करते हैं हम आपका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो दोस्तों ये अफ्रीका रहा है, जो अंगुलाज धारा होती है ये यहीं पे फ्लो करती है, मतलब अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पे ये अंगुलाज धारा है। ये कौन सी धारा है, अंगुलाज धारा। ये अंगुलाज धारा फ्लो करती है। तो दोस्तों ये रहा आपका अंगुलाज धारा, ये अफ्रीका है और ये आपका इंडिया है, ठीक। पहला स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इरमिंगर धारा। इरमिंगर धारा कहाँ पे बहती है, आइए इरमिंगर धारा आपको दिखाते हैं कहाँ पे बहती है। ये आपका कुछ ये आपका ग्रीनलैंड है, ठीक। ये आपका आइसलैंड है। ये आइसलैंड के दक्षिण पश्चिम में, मतलब कि इसके दक्षिण पश्चिम में जो धारा बहती है उसी को इरमिंगर धारा बोला जाता है। इरमिंगर धारा बोला जाता है उसी को, जो आइसलैंड के दक्षिण पश्चिम में, मतलब उत्तरी अटलांटिक महासागर में यहाँ पे जो धाराएं बहती हैं उसी को इरमिंगर धारा बोला जाता है। आइए हम्बोल्ट धारा की बात करते हैं। तो हम्बोल्ट धारा कहाँ पे बहती है, तो आइए हम आपको हम्बोल्ट धारा दिखा देते हैं। ये रहा उत्तरी अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका। ये रहा आपका साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका पे यहाँ पे जो धाराएं बहती हैं उसी को हम्बोल्ट धारा कहते हैं। ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती हैं। मतलब कि आप तीनों स्ट्रक्चर देख लिए। अब चलिए क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। अंगुलाज धारा कहाँ पे बहती है, तो अफ्रीका के पूर्वी तट पे, बिल्कुल सही है। इरमिंगर धारा कहाँ पे बहती है, तो क्या अलास्का तट पे बहती है, नहीं, ये बहती है आइसलैंड के दक्षिण, मतलब कि दक्षिण पश्चिम में बहती है, मतलब कहाँ पे, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अब तीसरा स्टेटमेंट बात करते हैं, हम्बोल्ट धारा। हम्बोल्ट धारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे बहती है, बिल्कुल बहती है, अभी हम आपको दिखाए ही हैं दक्षिण अमेरिका। इस हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट हुआ, पहला और तीसरा, मतलब सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए। जस्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, ठीक। इनको उपयुक्त को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना, हमें व्यवस्थित करना है। चलिए आइए हम देखते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैं भारत में इसका स्ट्रक्चर। ये रहा आपका काराकोरम श्रेणी, काराकोरम। उसके बाद ये लद्दाख रहा है, यहीं पे जास्कर होता है, यहीं पे पीर पंजाल श्रेणियाँ होती हैं। मतलब काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, मतलब कि आपका, अब इसमें बोल रहा है उत्तर से दक्षिण क्रम में, मतलब उत्तर से नॉर्थ से साउथ में चला जा। तो काराकोरम नंबर 1 4 पे रहा है, काराकोरम के बाद लद्दाख 2 पे रहा है, ठीक। काराकोरम, लद्दाख, उसके बाद जास्कर, जास्कर 3 पे रहा है, जास्कर किस पे है, 1 पे। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन बना आपका, ऑप्शन डी बना है। ये दोस्तों रहा है 40 क्वेश्चन का एक सीरीज, ये सॉल्व हुआ है। ये आपको कैसा लगा है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।